हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोर जगाता रहूंगा। तो बहुत सारे बंधुओं का पता है क्या कमेंट था, भैया आपकी वीडियो ना सेम ही टी शर्ट में आ रही है। तो भाई वो इसलिए आ रही है, वो मैंने पहले से ही एक है ना टेम्पलेट शूट कर रखा है, उसी को मैं हर वीडियो में लगा देता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडियो बनाने का। जैसे ही बन जाएगा फिर हर रोज नहीं आएगी। बाकी आज हम बात करें दोस्तों, कुछ है ना, हमने वीडियो के टॉपिक मतलब लिख रखे थे कुछ हमारे व्यूवर की, दो डायरी में लिख रखी है। तो मैंने कहा आज इस पे कर लेते हैं काम। बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। ये एक वायरलेस माइक मंगाया मैंने अभी यार फिलहाल में, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट है, सेटलमेंट की पेमेंट नहीं कर पा रहा। मतलब व्यूवर ने या ग्राहक ने सेटलमेंट लेटर ले लिया, बिकॉज ऑफ रिकवरी एजेंट ने प्रेशर क्रिएट किया, या फिर बैंकर ने प्रेशर क्रिएट किया और वहां पे लेटर ले लिया। अब जब पेमेंट का टाइम आया तो आप भर नहीं पा रहे। तो इसमें दोस्तों क्या करना चाहिए आपको ना, पहले तो लेटर लो ही मत, आप किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। हम जो वीडियो बनाते हैं वो सैंपल इसीलिए तो डालते हैं कि आप उससे ना लर्निंग लो और अपने केसों पे इम्प्लीमेंट करो। आपको कुणाल के पास आने की जरूरत नहीं है, इतना मटेरियल है। तो आपको किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, जब भी होगा मेरे पास पेमेंट, तब मैं खुद अप्रोच कर लूंगा सेटलमेंट कराने का। टिल आप आरटीपी डालते चलो, आप साफ शब्दों में बोल दो। अब वो कहेगा नहीं सर, आपकी ना इंटेंशन नहीं है देने की। ठीक है सर, आप इंटेंशन नहीं लिख दो। आपको लग रहा है ना इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं लिख दो। तो आप है ना कभी भी सेटलमेंट ले ही ना जब आप पे देने का इंतजाम ना हो। अब सेटलमेंट ये तो एक छोटा सा हो गया, अब इसमें हम डीप घुसेंगे। सेटलमेंट दो तरीके की होती है। पहली होती है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। दूसरी होती है ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आप उसको ईएमआई में करा लेते हैं। तो इनमें से आपको चूज कौन सी करनी चाहिए? वो तो आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से लेटर बन जाता है जब भी आप पेमेंट करेंगे। वहां पे हाँ, एक चीज दिक्कत आएगी आपको। आपने प्रेशर जो था उनका, वो खत्म करने के लिए आपने अग्री कर लिया, ठीक है सर मैं सेटलमेंट कराने के लिए तैयार हूं। तो जो प्रेशर जो रुका ना, वो एक हफ्ते जो उसने टाइम दिया, पहले तो उसने कुछ टाइम लिया हुआ, 2-4 दिन खुद लेटर देने के लिए। उसके बाद उसने आपको, मैं कह रहा हूँ, एक हफ्ते का टाइम दे दिया। तो वही 10 दिन प्रेशर रुका। उसके बाद और डबल आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एजेंट है ना, जब भी कोई रिकवरी एजेंट या बैंकर सेटलमेंट का लेटर ले लेता है तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, भाई साहब पैसे लो इससे क्या हुआ। तो वो फिर डबल प्रेशर आएगा, तो बेहतर है कि आप ले ही ना लेटर। अब ओटीएस का मतलब हो गया वन टाइम सेटलमेंट। ईएमआई, जो कि आप लोग को बताया गया है, बहुत सारे बताते हैं सर 3 दे देंगे, हम तो 2 दे देंगे। देखो, हम जो बताते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। कोटा के थ्रू हमें पता लगा था 1 से 6 ईएमआई तक मिल जाती है, लेकिन एक हड्डी फुस्सी बैंकर्स ने हमें बताया 1 से 12 ईएमआई तक कर सकते हैं। तो ये आप जितना मर्जी ले लो बैंक से। मैं तो कोशिश करूंगा आप है ना जब भी सेटलमेंट कराएं, ओटीएस में कराएं। इससे फायदा क्या होगा? सपोज जैसे आपका 1 लाख रुपए का मतलब आउटस्टैंडिंग है टोटल। अब आप सेटलमेंट ले लेते हो 20,000 रुपए में। ठीक है, 20,000 में ले लिया आपने सेटलमेंट। इसकी बात करते हैं ईएमआई की। पहले इसके घाटों की। आपने 20,000 में ले ली, आपने क्या करा, इसकी 4 ईएमआई बनवा ली। 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा किसी लेटर में ना पांच पांच ना लिख के यहाँ पे आ जाएगा 7,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,000, यहाँ पे आ जाएगा 8,000। और वो कोशिश करते हैं ये बड़े वाले फिगर ऊपर रखें, जैसे 7 के बाद 6,000 यहाँ कर दिया, क्योंकि वो सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल रहा है। 6 दूनी 12, 13 हो गया, अब बचे 7। तो 7 में 4,000, 3,000 ऐसे भी देते हैं। तो ये क्या है ना, ये सिर्फ जाल है कि आप ज्यादा पैसे भर दो पहले, और फिर जैसे नीचे की आप नहीं दे पाते, सपोज 2 ईएमआई ब्रेक हो गए, तो उनके पास शायद नहीं, बात 13,000 पे पहुंच गए।
उनका टारगेट पूरा हुआ, बात की बात में देखी जाएगी। तो होता क्या है ना, आप जब ईएमआई में ले लेते हो, आपने पहली ईएमआई भर दी, दूसरी भर दी, तीसरी आपने ना 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 नहीं है, हो नहीं पा रही, भर दी लेके, अब चौथी है ही नहीं आपके पास, क्योंकि तीसरी आपने बड़ी मुश्किल से भरी है। तो होगा क्या ना, ये जो तीन के पैसे हैं वो वेस्ट चले जाएंगे, खराब हो गए आपके पैसे। बैंकर खुश है, बैंक खुश है, क्यों? क्योंकि उस पर 15,000 पहुंच गए। अगर इसकी कैलकुलेशन से 13 4 18 17,000 पहुंच गया, 18,000 पहुंच गया, जो भी है, तो उस पे बैंक पे पैसे पहुंच गए, उसको घंटा, उसको तो फायदा ही हो गया उल्टा, वो तो इंटरेस्ट में काट लेगा उसे। तो इसीलिए कभी भी आप जब भी सेटलमेंट कराएं तो ईएमआई में कतई ना कराएं, बिल्कुल ना कराएं। उससे बेहतर आप क्या करें, जब आपको लग रहा है ना 3 ईएमआई में करना है, देखो 3 ईएमआई लेनी है आपको, या 6 भी लेनी है, मैं 6 पकड़ लेता हूँ, आपने 6, 6 को भी छोड़ो ना, 4 लेनी है, ठीक है। आप क्या करो, ये 4 महीने आरटीपी चलते रहो, जैसे ही आपके पास ये 20,000 रुपये इकट्ठे हो जाए, आप उसको बोलो भाई साहब ओटीएस चाहिए मुझे, वन टाइम सेटलमेंट। अब वन टाइम सेटलमेंट आपने कर लिया, अब इसमें दो फायदे हैं, एक तो ये वाली सिनेरियो नहीं आएगा यहाँ पे कि आपने 3 दे दी, चौथी नहीं हुई तो पैसा खराब। दूसरा फायदा, ये जब आपको 20,000 में ऑफर हुआ है ना, हो सकता है ये आपको 15,000 रुपये में सेटलमेंट ऑफर हो जाए, क्यों? यार वन टाइम में दे रहा हूं। तो दो फायदे हैं यहाँ पे आपके, इसीलिए कभी भी जब आप सेटलमेंट कराएं, आपके पास पैसा हो ठीक है, नहीं हो तो आरटीपी चलने दो, लीगल पीगल जो ये करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए करते हैं। अगर इन्होंने ईसीएस का केस भी फाइल कर दिया तब भी वो सेटलमेंट ही करते हैं, तो घबराए ना। और रही बात, आपने ले लिया है तो आप मत भरो, कोई बात नहीं, दोबारा से सेटलमेंट जब फ्यूचर में पैसे हो तो ले लेना, इस तरीके से जैसे मैंने बताया। अब भाई साहब दूसरा जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, वो है पेमेंट मेड बाय एजेंट। आपको देखो, मैंने कई दफा बता रखा है, और बार बार एक चीज बता के ना मुझे भी बड़ा अजीब लगता है कि यार इनको समझ ही नहीं आ रहा। देखो, इसको जो पेमेंट मेड बाय होता है ना, इसको बोलते हैं फंडिंग। फंडिंग, ये फंडिंग होती है। क्यों होती है ये फंडिंग? ये कभी भी ना बैंक, एजेंट या एजेंसी आपके फायदे के लिए नहीं करते, उनका अपना फायदा होता है। क्या फायदा होता है? देखो, जो लोन होते हैं, आपका मान लो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये क्या होते हैं? कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कंपनी जब रिकवरी कराती है तो एजेंसी, एजेंट होगा पहले तो, उसके बाद एजेंसी होगी उसके ऊपर, उसके बाद कंपनी होगी या बैंक होगी, बैंक मान लो, बैंक होगी। तो होता क्या है ना, जब आपका केस इनके पास आ गया, बैंक क्या करेगी, जब पैसे नहीं दिए आपने, बैंक एजेंसी को केस फॉरवर्ड करेगी, भाई साहब रिकवर करो। एजेंसी एजेंट को हायर करती है, भाई साहब ये लोन है, डिटेल देके आपकी, इनको रिकवर करो। अब होता क्या है ना, डंडा होता है, टारगेट होता है। डंडा मैंने, हाँ देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो हमने तैयार कर रखा है, इसको बोलते हैं हम रामलाल। यहाँ पे बकायदा इसमें एक नट लगा रखा है, इसका भी कोई पर्पस है बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये तैयार, जो डंडा होता है ना, डंडे का जोर होता है सारा, और डंडे के दम पे वो क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये बैंक प्रेशर करेगा इसको, एजेंसी को, कि भाई साहब हमने आपको 100 केसेस दिए हैं, तो हमें ना इसमें से 80 पेड चाहिए, 80 पेड चाहिए हमें। तो आपको अगर 80 पेड हो गए तो आपको 20% मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये 75% हो गए तो आपको मिलेगा भाई साहब 18%। और ये हो गए 60%, ये तो मैं एक अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये तो कुछ भी हो सकता है। 60% पेड हो गए केस तो आपको मिलेगा 15%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कहानी बताऊंगा, ये सेपरेट कर देते हैं एजेंसी से। अब एजेंट, सेम कहानी एजेंट पे आती है यही वाली।
कि अगर तुझे 10 केसेस दिए हैं तो इसमें से मुझे 8 पेड चाहिए। अगर 8 पेड हो गए तो तेरी जो सैलरी है 12,000। ये तो है ही है, क्योंकि तू नौकरी कर रहा है मेरी। अगर 8 केस पेड हो गए तो तेरे को 5% अलग से मिल जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा 8 केसों का। सपोज 8,000 भी है तो 80,000 अमाउंट हो गया। 80,000 में आपका 4,000 रुपए इसको प्लस मिल, 12 4 16,000। 16,000 इसकी सैलरी हो गई। अब ये तो मैंने बहुत छोटा फिगर पकड़ा है। अब अगर 16,000 में सपोज 4,000 कमाने के लिए एजेंट को 2,000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ जाए, तो क्या वो करेगा? या वो छोड़ देगा 4,000 पे, छोड़ना मारना नहीं देगा, क्या करूं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? 2,000 रुपए की फंडिंग कर देगा। ये मैं हजार में बता रहा हूँ, अगर ये लाखों में होगा तो ये 20,000 भी हो सकती है फंडिंग। तो वो क्या करेगा कि यार 2,000 रुपये फंडिंग कर दी, उसको कम से कम अगर दो यहाँ से माइनस भी कर देना, वो तब भी आपके 14,000 रुपये उसके सैलरी आ गई। तो इसलिए एजेंट फंडिंग कर देता है। अब सेम कहानी एजेंसी पे होती है। एजेंसी जब एजेंट पे टारगेट बनाती है ना, तो सेम कहानी इस पे होती है। ये भी इसमें सहयोग करती है। जो ऑनर होगा ना, वो हो सकता है खुद ना बोले, अपने टीम लीडर के थ्रू बोलते हैं इसको फंडिंग कर देगा। चाहे 2,000 फंडिंग कर रहा है ना, 500 में दूंगा, उसको कम से कम यहाँ पे 14,500 बच जाएंगे। ऐसे करके ये फंडिंग का प्रोसेस होता है। एक चीज और बताऊंगा, ये तो हो गया तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और लोन पे फंडिंग हो गई। टारगेट पूरा कर लिया इन्होंने, एजेंसी को पे आउट मिल गया 80%। उसका एजेंट का सपोज 75% पे कोई केस अटक रहा था, और उसको आप मोटा मोटा समझना 75% पे केस अटक रहा है, और उसको 80% करना है। और 75 पे तो 75 तो अचीव कर लिया, 77 78 पे अटक रहा होगा उसका टारगेट। मतलब 2% से 3% से। अब यहाँ पे सपोज 1 करोड़ रुपए उस पे असाइन हुआ है कि आपको 1 करोड़ की रिकवरी करनी है, तो उसका जो 20% हो गया, 20 लाख रुपए हो गया यहाँ पे। 20 लाख कैसे होगा दोस्तों? हाँ, 20 लाख, 1 2 3 4 5, 20 लाख हो गया। अब अगर वो 78 पे ही रह जाता है, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 18% का। कितना? 18 लाख रुपए। 18 लाख मिलेगा, 2 लाख रुपए का उसका पे आउट मर जाएगा, अगर वो लाख रुपए की पेमेंट नहीं करेगा। 1 लाख की वो पेमेंट नहीं करेगा, 1 लाख की उसके कस्टमर की पेमेंट नहीं हुई, तो उसके 2 लाख मर जाएंगे। तो वो क्या करेगा? 1 लाख रुपए स्वाहा, फंडिंग हो गई। तो यहाँ पे उसके 20,000 रुपए आ गए, 20 लाख रुपए आ गए। क्यों नहीं करेगा भाई साहब? भाई कोई गणितज्ञ हो तो मेरे को ये ना बोले, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी मेरी मैथ वीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है। 20 लाख ना होगे, शायद 2 लाख होगा, ठीक है। लेकिन देख लेना, इतना तो एडजस्ट कर लेना भाई। आप मेरे भाव को समझो, मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैथ के पीछे मत पड़ जाना मेरी। हाँ, तो ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। अब होता है कंज्यूमर लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसमें प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि आपका मोबाइल, एसी, फ्रिज, ठीक है। अब ये कैसे प्रोसेस होता है? ये जब जिससे आप लेते हो उसको बोलते हैं डीलर। डीलर जिस दुकान से आपने खरीदा, डीलर के नीचे क्या होती है? कंपनी। अब कभी कभी कंपनी खुद लोन करती है, कभी कभी कंपनी क्या करती है? अपने नीचे लेंडर रखती है। लेंडर का मतलब हो गया जो पैसा लगा रहा है।
मतलब इसके पास सारा ज्ञान है, काम कैसे होना है, सिस्टम इसका है, लेकिन पैसा इसका है। ठीक है, अब क्या कहानी आएगी, फंडिंग की बात चल रही है दोस्तों, फंडिंग सोचो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब क्या कहानी आएगी, इस लेंडर ने, इसके पास पैसे नहीं पहुंचे, कंपनी को बता दिया भाई फलाने फलाने बंदे से पेमेंट नहीं आई है। कंपनी क्या करेगी, अपने ब्याज पे पेमेंट उठाएगी, हाँ जी, वो जैसे भी दे, एजेंसी को दे, कैसे भी दे, ठीक है, हाँ भाई पेमेंट नहीं आ रही। अब ये कंपनी क्या करेगी, जिससे पेमेंट नहीं आई है डीलर को भी टैग करती है, भाई साहब आपने 50 लोन किए थे, 5 की तो आई नहीं रही पेमेंट। अब क्या होता है, यहाँ भी फंडिंग, यहाँ भी काम आती है फंडिंग। देखो डीलर जो होता है ना, उसकी एक रैंकिंग होती है, स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। तो होता क्या है, जब भी कोई लोन होता है, सपोज उसकी ईएमआई बनी 6, अगर इन 3 ईएमआई में से कुछ भी एक टूट गई, पहली ग्राहक ने दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी नहीं दे पा रहा, तो जो डीलर है, इसकी ना कंपनी क्या करेगी, ये स्टार मिटा देगी यहाँ से, रैंकिंग हो गई 4, और इसके कस्टमर का और ज्यादा डिफॉल्ट हो गया तो रैंकिंग हो गई 3। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, ये जो डीलर है ना, इसने केस किए 50, महीने में 50 फाइलें डाली, तो पहले जो 45 अप्रूव हो जाते थे, 50 में से 45, अब वो 50 में से 35 ही होंगे। तो कहीं ना कहीं 10 ग्राहकों का घाटा हो गया उसको, 10 ग्राहकों से मैं कहता हूँ 1000 रुपए भी कमा उसने, तो 10,000 हो गए। अब वो क्या करता है, इसकी क्या करेगा, तीसरी ईएमआई नहीं आई थी, ये जेब से फंडिंग कर देगा, आपके फेवर में नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप गलत टाइम में ना रहे, ये अपने स्टार बचाने के लिए कर रहा है। अब इसने स्टार बचा लिया अपना, हो सकता है 2 भी भर दी हो उसने, ठीक है, उसके बाद कंपनी की लायबिलिटी हो गई। जो भी दोस्तों मैं यहाँ चीजें बता रहा हूँ ना, वो आपको अपना दिमाग जरूर लगाना है, जो मैंने बता दिया वही आपको मान के नहीं चलना, ठीक है। अब इसने 3 भर दी, अपने स्टार इसने बरकरार रख लिए, 5 हो गए 5 या 4 जो भी होते हैं। अब ये क्या करेगा, इसने जब जैसे 2 ईएमआई भर दी ना, ये लोकल होगा उस एरिया का, तो उसके घर पे पहुंच जाएगा ग्राहक के, हाँ भाई फोन लिया था तुमने, ईएमआई नहीं आई है, कैसे करें, एस्केलेशन आ रही थी, मैंने पेमेंट भर दी है तुम्हारी, पैसे दो मुझे। ग्राहक ने दे दी नहीं दी, तो ये क्या करते हैं, बाबूजी एक काम करो, आपने ये मोबाइल लिया था ना हमसे, ये मोबाइल हमें वापस दे दो, ठीक है, हम इसको बेच के आपकी ईएमआई भर देंगे, आपका सिविल ओके रहेगा, आपको कोई कॉल नहीं आएगी। तो ये क्या करते हैं, दुकान से उठा के लाते हैं और रीसेल कर देते हैं सेकंड हैंड में। जाहिर सी बात है, 2 महीने 3 महीने चल गया, तो वो कुछ डेंट पेंट स्क्रैच वगैरह भी आएंगे, तो सेकंड हैंड में सेल कर देते हैं। जितने का भी बिका, सपोज 5,000 का बिक गया, इसने भरी कितनी थी, 1500 3,000 रुपए, हो सकता है 2,000 उसको दे दे, हो सकता है निपटा दे कि भाई खत्म होगी। तो ये अपने स्टार बचाने के लिए डीलर ने फंडिंग कर दी, ठीक है। अब एक आती है कहानी पर्सनल लोन की। आपने देखा होगा, जो आप नए नए लोन लेते हो, पर्सनल लोन, और उसकी आप ईएमआई नहीं भरते हो, तो वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करके रखते हैं। पर्सनल लोन, इसमें जो लोन प्रोसेस होता है ना, वो होता है डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, धुंधला दिख रहा है ना दोस्तों, डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके नीचे कंपनी होती है, इसके नीचे लैंडर होता है, ठीक है। अब सेम कहानी जो डीलर वाली थी, सेम कहानी स्टार वाली, सेम कहानी इसके साथ भी एप्लीकेबल होती है। ये भी अपने स्टार बचाने के लिए बार बार आपके घर पे लड़का भेज देता है। आपने देखा होगा, एक मैंने वीडियो डाली थी दा कुणाल कुमार चैनल पे, सर आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, मेरी सैलरी होल्ड हो गई है,
मेरे घर परिवार को मार रहे हो आप, तो वो डीलर या डीएसए उसको भेज रहा था। बैंक वाले तो प्रेशर बना ही रहे हैं, ये भी अपने स्टाफ के थ्रू बनाते हैं कि भाई तूने प्रोसेस किया है ना, लेके आ तू लोन। कभी भी डीलर थोड़ी ना देगा, उसका स्टाफ होगा कोई, वो देगा लोन, उसको भेज देते हैं लेके आ। नहीं देगा तो वो भी अपनी जेब से भरता है। तो ये तो हो गई भाई साहब कि पेमेंट क्यों कर देते हैं। और इनकी आप शिकायत कर दो बैंक को, उससे थोड़ा सा आपको एक फायदा मिलता है सिर्फ। अगर ज्यादा एस्केलेशन आती है ना, बैंक तो सबसे पहले जैसे ही आप शिकायत करोगे, सबसे पहला जो उसका आंसर होगा, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस एंड विल रिस्पॉन्स यू विद इन 3 days, विद इन 7 days, जो भी उनका टाइम होगा। अब उस डेज के बाद जवाब जरूर आएगा, वी हैव इन्वेस्टिगेट एंड फाउंड दिस पेमेंट इज नॉट मेड बाय अवर एजेंसी। हमने नहीं भरी जी, हम नहीं जानते। आपने भरी होगी, आपके किसी रिश्तेदार ने भरी होगी, ठीक है, उनने अपना पल्ला झाड़ दिए। अब जब आप शिकायतें ज्यादा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल, हे रामलाल तेरी शिकायतें आ रही है, सुधर जा, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप अगर सोच रहे हो उसकी एजेंट की नौकरी चली जाएगी, एजेंसी चली जाएगी, बैंक बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना फायदा होता है। तो दोस्तों, दो टॉपिक कवर करने में हमें 20 मिनट लग गए लगभग। तीसरा टॉपिक कवर कर लेते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। भाई जो लोक अदालत होती है ना, वो क्या होती है? लोक अदालत है ना, एक एडवोकेट एक्ट होती है 1961। एडवोकेट एक्ट 1961। अब ये मेरे को एक्चुअली वकील साहब ने बताया था, तो मैं थोड़ा सा घुस के बता रहा हूँ, वरना मैं घुसना पसंद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जानने वाले बहुत लोग हैं, उसमें से कमियां पकड़ लेते हैं, कहते हैं यार कुणाल सर तुम्हें तो आता ही नहीं कुणाल भाई, और बताने चल देते हो, इसलिए मैं डीपली नहीं घुसता। बाकी फिर भी मैं बताता हूँ। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लूं, गला सूख गया। पानी की बोतल। हाँ, तो मैं इसलिए घुस के बताता नहीं। ये एडवोकेट एक्ट है 1961 की। ये पार्ट है दोस्तों एडीआरएम का, लोक अदालत। ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। एडिशनल डिस्प्यूट ऑफ रेजुलेशन मैकेनिज्म। ये जो लोक अदालत है ना, ये इसके अंतर्गत अप्लाई होती है, लगती है। एडिशनल डिस्प्यूट ऑफ रेजुलेशन ऑफ, नहीं, रेजुलेशन मैकेनिज्म, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि केस है ना अदालत में ना आए, और ये बाहर ही बाहर निपटा लिया जाए, इसलिए ये बनाई गई होती है। इसमें जब आप जाते हैं ना, तो आपको जरूरी नहीं है वहां जाके पेमेंट देनी है। एक तरीके का मीडिएटर बैठे होते हैं, आप कहेंगे 1 लाख के ना 20,000 देंगे, वो कहेंगे 50,000 चाहिए हमें, तो ये हो सकता है बीच का समझौता करा दें, और ये कहें भाई एक काम करो 30,000 देके निपटा लो। बस इतना ही काम होता है, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फांसी वाली कहानी नहीं है। बहुत सारे रिकवरी एजेंट पता है क्या करते हैं, जैसे आप लोग अदालत में नहीं गए, आप अदालत नहीं आए, बताओ यार, अब तो आपने जुर्म कर दिया, आप फांसी पक्की है आपकी, जल्दी से बैंक में आओ, बात करो। कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट करते हैं। लोक अदालत में जाओ मत जाओ, आपकी मर्जी के ऊपर होता है। अब दोस्तों, बहुत सारा एक और टॉपिक है, मेरे को इसकी फुल फॉर्म मैंने पढ़ी थी, भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। NESL। आपके पास बहुत सारे बंदों के पास मैसेज आता है कि डिटेल्स योर सिविल डिटेल्स हैज बीन सेंड टू NESL। NESL को आपकी सिविल की डिटेल भेज दी गई है। तो आप लोग क्या है ना, थोड़ा डर जाते हो यार, क्या हो गया, ये तो एक नई वाला आ गई, अब तो केस तो नहीं डाल दिया। तो दोस्तों, NESL कुछ नहीं है, एक फर्म है, एक आप ये मान लो, एक सिस्टम बनाया गया है कि आपका जो भी सिविल
की रिपोर्ट जो जाती है, जो सिविल 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 बोलते हैं ना, वो इसको जाती है। पैन कार्ड जो बनते हैं ना, वो दो तरीके से बनते हैं, यूटीआई और एक एनईएसएल, इन दो संस्था के द्वारा बनते हैं। तो इसको डिटेल भेज दी जाती है। हो सकता है आपका इससे बनाओ तो इसको जा रही हो, जिसका यूटीआई से बनाओ उसका यूटीआई को जा रही हो कि भाई साहब इसका सिविल था 750 और इसने फलाना सो एंड सो पेमेंट नहीं दिए, इसका सिविल हो गया 730, ये अपडेट कर दो। बस इतना ही होता है इसका मतलब, और कुछ भी नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर हो गए पॉइंट। एक पॉइंट आज लिखा था मैंने, ये कह रहे हैं भाई साहब कि सर आपने ना एक वीडियो डाली थी जिसमें ना रिकवरी एजेंट पहुंच गया था ग्राहक के घर पे, और एडवोकेट साहब का फोन पहुंच गया था उसके पास। उन्होंने उसको बताया था कि भाई ऑथराइजेशन लेटर लेके आया, तो नहीं लेके आया ना, तो हमने ना इससे पहले भी एक एजेंट आ गया था, उसको सो एंड सो एक्ट, जो भी हो मेरे को एग्जैक्ट, मैं दोस्तों नहीं घुसना चाहता ना, कहीं गलत ना हो जाए। सो एंड सो एक्ट के थ्रू हमने उसको थाने में बंद करवा दिया था, और थाने में ना वो जैसे तैसे छूट के है। तो भाई साहब, है क्या, रिकवरी एजेंट जब भी आता है आपके पास, ये नियम है, पहले तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसके पास अथॉराइजेशन लेटर, जिसको अथॉरिटी लेटर भी बोलते हैं, अथॉरिटी लेटर, ये दो चीज होनी बहुत अनिवार्य है। इससे ये पता लगेगा कि ये आपका आ, इसका एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय डिटेल पता लगेगी इसकी कि ये फलाना कंपनी का एम्प्लॉय है। और इससे ऑथराइजेशन लेटर से ये पता लगेगा फलानी बैंक ने इस एम्प्लॉयर को असाइन किया हुआ है, इसका एम्प्लॉय ये है, आईडी कार्ड पे नाम लिखा होगा, उस लेटर में ये लिखा होगा कि जी दिस बैंक इज ऑथराइजिंग फलाना एजेंसी टू कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ अस। ये जो वर्ड बोल रहा हूं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं होंगे, बस मोटा मोटा उसमें ये लिखा होता है। लेकिन ये भी फैक्ट है, जब आप किसी भी एजेंट से बोल देते हो ना भाई साहब आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड तो हो सकता है वो दिखा दे आपको, लेकिन वो क्या करेगा, ऑथराइजेशन लेटर उसके पास 100% नहीं होता। तो आप है ना, बिल्कुल अगर आप जागरूक हो, आप बिल्कुल 100 नंबर पे फोन करके, आप भाई साहब, बाकी तो वकील साहब बताएंगे, लेकिन आप ये बोल सकते हो भाई साहब ये तो घर की रेकी करने आया है, ये मान लिया मैंने फलानी एजेंसी का ये एम्प्लॉय है, आईडी कार्ड है इसके पास, फलानी कंपनी का एम्प्लॉय है, भाई साहब मेरा केस इसको दिया गया है नहीं दिया गया मेरे को कैसे पता, ऑथराइजेशन लेटर लेके आए बैंक का, तो आप वहां पे पुलिस को फोन करके बिल्कुल आप इस पे सेक्शंस लगवा सकते हैं। अब पुलिस जब काम नहीं करती ना, तो उसमें ना 156(3), 156 का तीसरा पैराग्राफ या तीसरी आप लाइन समझ लो, उसके अंतर्गत आप है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसके ऊपर एफआईआर कटवा सकते हो, भाई साहब ये फलाना बंदा आया था और इसके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, पुलिस वाले कह रहे हैं जान रहे कोई बात नहीं। बिल्कुल आप करा सकते हो। एक काम और कर सकते हो आप, ये तो हुई ऑथराइजेशन की बात, आईडी कार्ड भी नहीं लाते, आईडी कार्ड भी नहीं लाते बहुत सारे एजेंट, सेम जैसे इसको पकड़ा वैसे पकड़ लो, यहाँ पे आईडी कार्ड भी नहीं है ना, तो एजेंसी भी आ जाएगी। कैसे भेज दिया तुमने से, एजेंसी के ऊपर भी पता नहीं कितने सेक्शन दर्ज हो सकते हैं, ये तो वकील साहब से पूछ लेना, लेकिन बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो नहीं कराते ना, वो इसलिए नहीं कराते, पहले तो जो भी बंदा है जिसने डिफॉल्ट किया है वो पैसों से मजबूत नहीं है, सीधी सी बात है। वो दो चीजें वेस्ट होंगी उसकी यहाँ पे, या वेस्ट ना बोल के दो चीजें खर्च होंगी। पहली, कुछ तो धन चाहिए, दूसरी समय, उसके पास समय ही नहीं है, वो जो समय इनके पीछे पड़ने पे लगाएगा उतना कमाने पे लगाना पसंद करेगा वो, तो इसलिए ज्यादातर लोग नहीं कराते, अगर आपको करा नहीं करा सकते हो। अब जब आप उस पे अड़ जाते हो ना अथॉरिटी लेटर पे,
अथॉरिटी लेटर पे जब अड़ जाते हो, भाई मुझे अथॉरिटी लेटर चाहिए, मैं नहीं जाने दे रहा तेरे को। आप जाहिर सी बात है उसको मान नहीं रहे, लेकिन आपने उसको कि भाई अलाउ नहीं कर रहे ना, तो मेरे पास आया अथॉरिटी लेटर, देखा, बैंकर को बुला या मंगा अथॉरिटी लेटर। तो वो क्या करता है, वो अपने डैडी को फोन करता है। डैडी कौन होते हैं? बैंकर साहब। बैंकर साहब के पास हो सकता है एक ही एजेंसी हो, पोर्टफोलियो के ऊपर होता है, एक एजेंसी असाइन है उनको, 4 असाइन है या 10 असाइन है। वो क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बैंकर साहब आएंगे आपके पास। हाँ जी सर। वो, लो सर, उनकी स्टाइल बताता हूँ, आएंगे ना। बड़ा मजा आता है दोस्तों बैंकरों की लेने में ना। वो ये पट्टा जो होगा यूं डाल के आएंगे, कुत्ते वाला पट्टा पलट लेंगे, तुम कहीं फोटो ना ले लो, देखो स्टाफ हूँ मैं बैंकर स्टाफ। हाँ बताइए सर, पेमेंट का। अरे यार पेमेंट का तो बाद में बताएंगे, तूने ये जो भेजा है इसका ऑथराइजेशन कहाँ है, जवाब दे इसका। अगर आप चाहे तो बैंकर को भी इसमें लताड़ सकते हैं, उस पर भी सेक्शन लगवा सकते हैं, क्योंकि बिना, देखो असाइन तो उसी के अंडर है ना। अगर वो गलती कर रहा है, नहीं ऑथराइजेशन लेके आ रहा, तो भाई तेरे पे भी शिकायत करवाऊंगा। बैंकर साहब इसलिए आते हैं चौड़े में यूं पत्ता सा दिखाते हुए, क्योंकि बैंकर साहब को ना ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट बैंक के एम्प्लॉय होते हैं। उन्हें सिर्फ जो जरूरत होती है वो जो आईडी कार्ड में बता रहा हूँ ना, वो जो यूं लगा के आते हैं उसकी होती है। तो आप बिल्कुल भाई साहब केस कर सकते हो उस पे। और अगर वो आपकी प्रेमाइसिस में एंटर होता है, आपकी दहलीज पार करता है विदाउट आपकी परमिशन, तो ट्रेस पास, ये उसने क्राइम कर दिया। आप इसके अगेंस्ट भी उसकी एफआईआर कटवा सकते हो। हाँ, एक भाई साहब और इन्होंने बड़ा अजीब क्वेश्चन, अजीब तो क्या मतलब क्वेश्चन किया है कि भाई साहब लड़कियां आ जाती हैं रिकवरी करने, लड़कियां आ जाती हैं रिकवरी करने, क्या हम उन्हें लगा सकते हैं? समझ रहे होगे लगाने का मतलब। तो भाई देखो, पहली बात तो आप कोशिश करो कि कानून हाथ में मत लो, ठीक है। और रही बात लड़की की, तो भाई साहब लड़की हो या लड़का हो, सब एक समान है। गलती कोई भी कर रहा है, गलती तो गलती है ना, क्राइम तो क्राइम है, ठीक है। आप बिल्कुल लगा सकते हो, अगर आपके समझाने पे वो नहीं समझ रहा, आपको धमका रहा है, आपको चमका रहा है, एज पर नियम, एज पर गाइडलाइंस नहीं चल रहा है, पहली बात तो आपको पुलिस को फोन करना है, उस पर सेक्शंस लगवाने हैं। बाकी आप कर सकते हो। देखो बचाव में तो अगर आप पे वहां भी हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में चिल्ला रहा है, बता रहा है जी फलाने ने लोन लिया है, आप बिल्कुल रखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगला निकलता है कि जब हम रख देते हैं तो क्या वो हमारी कंप्लेंट नहीं कराएगा? देखो, बिल्कुल कराएगा वो। नहीं सॉरी, बिल्कुल नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि जो हमने रखा है ना, उस पे लगती है आईपीसी 107। इसमें आपको उठा के थाने में बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है उसको भी उठा के, क्योंकि लड़ते तो दोनों ही है ना, फिर उठा के थाने में रख दिया गया। रात भर आप थाने में रहे, अगले दिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किया, और आपकी बेल हो गई। आपकी बेल हो गई वहीं से। अब आप पे मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? डेट देंगे, पहली, दूसरी डेट देंगे, तीसरी डेट देंगे। हाँ भाई, लड़े तो नहीं दोबारा, पहले में लड़े क्यों थे? अब तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए आइंदा, ठीक है, जाओ फलानी तारीख को आना। अब फलानी तारीख में जाओगे आप, हाँ भाई, कोई किसी से शिकायत तो नहीं आई इनकी दरोगा साहब? नहीं सर, कुछ नहीं है। ठीक है, आप फलानी डेट पे आना। हाँ भाई, बता, अब बता क्या करें तेरा? लड़ेगा तो नहीं ना तू? शिकायत नहीं आनी चाहिए, देख ले इस बार तो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो भी नहीं चाहते ना। देखो, जो सिर्फ हाथापाई वाली नौबत है,
उसमें कोर्ट कचहरी क्यों करना, ऐसे ही समझा दिया जाए। तो ये केस हो जाता है डिसमिस। डिसमिस हो गया, यहीं पे खत्म हो गया केस, ठीक है जी। लेकिन ये तो हो गया आपका। लेकिन जो भाई साहब थे, उनका पहला बनेगा आईडी कार्ड, कैरी नहीं किया। दूसरा बनेगा ऑथराइजेशन लेटर। अब इसमें सेक्शन कितने लग सकते हैं वो तो वकील साहब ही बताएंगे। ठीक है, तीसरा बनेगा जो लाउडली मतलब डेटा ब्रीच, जो पड़ोसियों को बता दिया उसने कि हाँ भाई फलाने ने लोन लिया है। तो पता नहीं कितने सेक्शन लग जाएंगे। इसकी जो 107 की जो बेल है वो तो कल ही हो जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। इसकी नहीं पता भाई साहब कब होगी, 4 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे। और जो ये 3 डेट पे केस खत्म हो गया, वो ये पता नहीं 3 साल चले। ठीक है, 10 10 साल चले, कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे तो 3 डेट में बरी हो गए, यहाँ पे हो सकता है इनको सजा भी हो जाए। सजा भी हो जाए। इसलिए कभी भी रिकवरी एजेंट जिसको आपने कर दिया, वो नहीं जाता भाई साहब। एक केस में चला भी गया था, सूरत का केस था। भाई साहब ने थोड़ा ज्यादा कर दिया था। लाल लाल सा पानी आ गया था उसके मुंह से या कहीं से भी। आने जाके वहीं पे मैटर सेटल हो जाता है दोस्तों। सेटल क्यों होता है? क्योंकि ये तो ये खुद है ना, इसका जो बैंकर होगा, एजेंसी ओनर होगा, उसे पता है लंबे जाएंगे हम। निपटाओ सर, आइंदा से मत मारना किसी भी एजेंट को, देख लो इस बार तो छुड़वा रहा हूँ, मैं केस वापस ले रहा हूँ। आइंदा से मत। अरे भाई, तू केस वापस अपनी पट्टी में ले रहा है, ग्राहक की पट्टी में नहीं ले रहा है। बस यही होता है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बाकी आप यूं ना करके कोशिश करें कि लीगल तरीके से आप उसकी वीडियो बना लें और एफआईआर करें। पुलिस नहीं करे एफआईआर तो 156(3) में एफआईआर कराएं। और उसकी बैंक को मेल करें, ट्विटर करें, ट्वीट करें। जितना उसको वो उसने डिफेम किया है ना आपको, आप भी इसको सोशल मीडिया पे। देखो अब मैं एक चीज और बताता हूँ, वैसे तो वीडियो खत्म हो गई है, एक चीज और बताता हूँ। देखो जो हम आपको बोलते हैं ना, मेल कर दो, मेल कर दो, दूसरा ट्वीट कर दो। दोनों ही करने हैं आपको। अब इनमें फर्क बता रहा हूँ मेजर। ये मेल कर दो का मतलब होता है दोस्तों, जैसे रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएगा, और वो आया, आपने उसको हो सकता है अंदर भी बिठा लिया, या बाहर ही बात कर रहे हो, हाँ सर बताओ, पेमेंट तो अभी है नहीं, करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लगेगा टाइम, अगले महीने कर दूंगा, 6 महीने बाद करूंगा। वो अपना बता के सर देखो सिविल डाउन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कॉल आएंगे आपके पास, मैनेजर साहब आएंगे विजिट के, वो बता के चला गया, अपना सारा कंसर्न बता के चला गया। ये तो हो गई मेल। आपने जो भी आपको शिकायत की एजेंट के, कि एजेंट ने गाली दी है, उसने मेरे रेफरेंस को कॉल किया है, उसने ये बोला, वो बोला, फलाना बोला, आपने कंपनी को मेल कर दी, उसको बता दिया। कंपनी क्या कर रही है वो अलग मैटर है। ट्वीट क्या होता है? रिकवरी एजेंट आपके घर पे आया, हाँ जी, इनके फलाने लड़के ने ना 4 लाख का लोन लिया, 4 लाख का। तेज बोलेगा, सुनाएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि जब आपकी इमेज पे धब्बा लगेगा, दाग लगेगा, तो आपको चोट है ना, यहाँ पे होगी। आप क्या करोगे? चले यार मेरे पास भाई बाइक पड़ी है, इसको बेच के दे देता हूँ, क्या करूं। वही सेम आपको मैं ट्वीट बोलता हूँ। जब आप ट्वीट करते हैं ना, तो सोशल प्लेटफॉर्म पे इनकी बैंक की इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है। जो वो करते हैं ना, हाँ 4 लाख का, वही आप वहां करते हो, हाँ भाई ये देखो फलाना बैंक है, इसने ऐसे बोला, गाली दे रहा है, ये ऐसे कर रहा है। वही, ये इफेक्टिव ज्यादा रहता है। ये तो करना ही है आपको, लेकिन ये भी करना है। इससे क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हो सकता है 3 डेज, 7 डेज। ठीक है, इसका हो सकता है 3 मिनट में भी आ जाए, 3 मिनट,
10 मिनट। इसलिए कभी भी जब रिकवरी एजेंट आपको बदतमीजी करता है आपके साथ, कॉन्टेक्ट नंबरों पे कॉल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, आप इमीडिएट, ये तो करे ही करें, लेकिन ये 100% करें, इससे इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाइयों सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लगता हो तो, नहीं अच्छा लगता हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हम जो हमारे अधिकार हैं वो हमें लड़के लेने हैं, कोई नहीं देता। आप टाइम मांगते हो ना कि हाँ सर लोन रिस्ट्रक्चर करना है, ईएमआई कम करनी है, मेरे को वो दे दो, टाइम दे दो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं बोल रहा हूँ मैं सब, मोनेटाइजेशन नहीं, मतलब टाइम दे दो, समय दे दो, ठीक है। बैंक कभी भी नहीं देता, आपको डिफॉल्ट करना होता है, उसके बाद ही ऑप्शन आने शुरू होते हैं। आप डिफॉल्ट करते हो तब भी नहीं आएंगे, सर मैं सेटलमेंट कराना चाहता हूँ, नहीं, हमारे पास कोई सेटलमेंट नहीं, आपको पूरा भरना पड़ेगा। जैसे जैसे वो अपने टूल अप्लाई करते रहते हैं, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही पेमेंट, तब आते हैं भाई साहब, अच्छा सर, सर हम तो आपको सेटलमेंट देने के लिए थे, सर ईएमआई बना दें आपकी, 10,000 थी ना, 5 कर देते हैं, आप भर देना आराम से, कोई बात। तो सब कुछ आता है भाई, बस आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ सॉरी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोग और भी अपने अ, अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। जय हिंद।